हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 20, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल में सेल के बारे में। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत सेल का वर्गीकरण क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है क्लास नंबर 19 में, जिसमें हम लोग पढ़े थे बच्चों कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। प्राइमरी जो सेल होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता है, केवल वो डिस्चार्ज होता है ना। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है वो रिचार्जेबल होता है, डिस्चार्जेबल होता है। फिर हमने एक लेड एसिड सेल को एक पात्र में रख करके, है ना, एक जो तो पात्र बनाया था हमने, उसमें दो रॉड डाले थे और उसमें हमने दो टर्मिनल निकाल करके कैथोड और एनोड बनाए थे, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था। और उसमें हमने देखा था कि यदि उसमें H2SO4 पानी, है ना, और NCl, है ना, NaCl नमक आदि मिला दिया जाए तो और उसकी रासायनिक क्रिया करवाई जाए तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आपने पिछली क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उस बैटरी की या उस सेल की एम्पियर आवर्स क्षमता क्या होती है, वाट आवर्स क्षमता क्या होती है, अर्थात वो पावर कब तक डिलीवर कर सकता है। एम्पियर आवर्स मतलब उसमें करंट जो है कितने घंटे या कितने मिनट तक फ्लो हो सकती है, उसका फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि बैटरी को किन किन विधियों से चार्ज किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग आज क्लास रखे हैं। इसमें हम लोग सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। तो सबसे पहले वह विद्यार्थी जो पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर दें, अपने शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ओके, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। तो आज की क्लास बच्चों उन विद्यार्थियों के लिए है जो ITI की रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की, उनकी तैयारी करते हों, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट ALP हो, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर हो, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर हो, या उत्तर प्रदेश का UPPGCL TG2 हो, या DMRC DRDO, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी यदि कर रहे हैं छात्र, और वो छात्र जो ITI संबंधित है, ITI इलेक्ट्रीशियन से पढ़ाई उन्होंने किया है, उनके लिए आज इस क्लास को रखा गया है। साथ में ITI के साथ में इलेक्ट्रिकल के जो डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका बेस एक अच्छा मजबूत होने वाला है। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्पियर आवर्स क्षमता क्या होती है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जो एम्पियर आवर्स क्षमता होती है वो क्या कहता है बच्चों कि डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त एम्पियर आवर्स क्षमता, अर्थात डिस्चार्ज होने में जो एम्पियर आवर्स क्षमता हमें मिलती है और चार्जिंग में जो जितना समय लगता है ना, उनके द्वारा मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 100 से, तो हमारा निकल करके आएगा बच्चों क्या, एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी निकल करके आएगी। तो हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है एम्पियर आवर्स क्षमता। क्या कहता है बच्चों, कहता है कि चार्जिंग के दौरान, ओके, चार्जिंग के दौरान दिया गया एम्पियर आवर इफिशिएंसी एवं डिस्चार्ज के दौरान डिस्चार्ज के दौरान लिया गया एम्पियर आवर इफिशिएंसी सेल की एम्पियर आवर इफिशिएंसी कहलाती है। ओके, क्या कहता है बच्चों कि एम्पियर आवर्स इफिशिएंसी जो होती है वो क्या कहती है कि चार्जिंग के दौरान दिया गया एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी एवं डिस्चार्ज के दौरान लिया गया एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी
है ना, जो होती है वो सेल की क्या कहलाती है बच्चों, एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी कहलाती है। ओके, अब हम लोग इसको फार्मूले से समझेंगे, इसका फार्मूला क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज में कि एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी क्या होती है। ओके, तो ये हमारा एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी परसेंटेज में हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्चार्ज के दौरान, है ना, हम लोग कितना चार्ज दे रहे हैं और उससे कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त एम्पियर आवर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, एम्पियर आवर बटे चार्जिंग के दौरान दिया गया एम्पियर आवर, है ना। हम क्या कह रहे हैं, एफिशिएंसी निकालने का सूत्र हमारा क्या है एम्पियर आवर्स का, कि हम लोग चार्ज कितना दे रहे हैं, है ना, चार्जिंग के दौरान दिया गया एम्पियर आवर्स, है ना, और डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त एम्पियर आवर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल करके आ गया बच्चों क्या, एम्पियर आवर्स क्षमता का सूत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एम्पियर आवर्स के निकालने का सूत्र बताइए या एम्पियर आवर्स निकालने का सूत्र बताइए। ये पूछ लेगा बैटरी का एम्पियर आवर्स कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र बताइए। तो यह सूत्र जो है वो बैटरी की एम्पियर आवर्स क्षमता का सूत्र होता है। इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम में क्या पूछता है। जनरली एग्जाम में पूछता है बच्चों कि जो हमारे पास में एम्पियर आवर्स होता है, जो एम्पियर आवर्स होता है वो जनरली कितने से कितना होता है। तो हम लोग हमेशा लिखते हैं कि 90 से 95% होता है। और ये और भी उससे इंपॉर्टेंट है, हमेशा सेल या बैटरी, हम बोल सकते हैं सेलों का जो एम्पियर आवर्स क्षमता होती है वो कितनी होती है बच्चों, 90 से 95% होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग देखें वाट आवर्स एफिशिएंसी की बात हम लोग यहीं पे करें तो वो क्या कहता है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वाट आवर्स इफिशियंसी। ओके बच्चों, तो वाट आवर्स एफिशिएंसी क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे फॉर्मूले में। वही क्या कह रहा है उसमें भी क्या कहेगा कि, है ना, डिस्चार्ज के दौरान और चार्जिंग के दौरान दिया गया जो करंट वोल्टेज का अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाट आवर्स एफिशिएंसी कहते हैं। डायरेक्ट मैं इसके फॉर्मूले में आऊंगा तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वाट आवर्स एफिशिएंसी में क्या हम लोग लिखेंगे, WH। ओके, तो WH बराबर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज एम्पियर आवर बटे चार्ज एम्पियर आवर्स मल्टीप्लाई डिस्चार्ज के दौरान औसत वोल्टेज, डिस्चार्ज के दौरान औसत वोल्टेज बटे, क्योंकि हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं बच्चों, वाट आवर्स एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, पावर की हम बात कर रहे हैं। ओके, और यहां पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, चार्जिंग के दौरान औसत वोल्टेज। ओके, चार्जिंग के दौरान औसत वोल्टेज, ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वाट आवर्स इफिशिएंसी का। इसके द्वारा हम लोग वाट आवर्स इफिशिएंसी निकाल लेंगे और हमको परसेंटेज में निकालना, तो हम क्या करेंगे बच्चों,
मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आएगी, जो मान निकल करके आएगा वाट आवर एफिशिएंसी का, क्या निकल करके आएगा, परसेंटेज में निकल करके आएगा। तो कितना आएगा बच्चों, हम लोग जनरली फाइंड करते हैं कि जो वाट आवर्स एफिशिएंसी होती है बच्चों कितनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे एग्जाम में हमेशा आता है कि सेलो का वाट आवर्स एफिशिएंसी बताइए, हम लोग बताएंगे बच्चों कितनी होती है, 72 टू 80 के बीच में होती है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है अपनी नोट्स बुक में, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाट आवर्स एफिशिएंसी का सूत्र बताइए, ये पूछेगा कि बैटरी का एम्पियर आवर क्षमता कितने प्रतिशत होता है, तो हम बताएंगे 90 से 95%। यदि हम पूछेगा कि बैटरी की वाट आवर्स एफिशिएंसी कितनी होती है, तो हम बताएंगे बच्चों कि 72 से 80% होती है। ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है बच्चों। ओके, अब मैं कुछ नोट पॉइंट आप लोग को एक आध दो बताने वाला हूं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाला हूं, तो हम लोग देखते हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैटरी को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं और कौन कौन से विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं। साथ में हम लोग आगे देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को देखने वाले हैं। तो ये छोटा सा 2 पॉइंट था बच्चों, एम्पियर आवर क्षमता क्या होती है, वाट आवर क्षमता क्या होती है, और हम लोग जो है तो इसका प्रतिशत को देखा कि 90 से 95 होता है और 72 से 80% होता है वाट आवर्स एफिशिएंसी। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट देख लेते हैं। ये नोट पॉइंट मतलब है स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है, ये कैसे होता है ये भी हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो हमारे पास में क्या होता है, जो एम्पियर आवर्स क्षमता होती है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, वाट आवर्स क्षमता से। किससे, वाट आवर्स क्षमता से। तो हमारा क्या निकल करके आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाट आवर्स क्षमता इक्वल्स टू, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे, हमको मालूम है कि जो हमारे पास में वाट आवर्स क्षमता होती है बच्चों, है ना, और जो एम्पियर आवर्स क्षमता होती है उसका वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि लगभग 90 से 95 होती है और 72 से कितनी होती है बच्चों, 80 होती है। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा बच्चों, लगभग 1:1 के आसपास आएगा, है ना, क्योंकि 80 का भाग हम 95 में देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, 15 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें एक जो है तो 0 बढ़ाएंगे तो 150 होगा, फिर भाग देंगे, है ना, तो 8 दूनी 16, 160 हो रहा, मतलब 1.11 होगा। ओके, तो 1.11 इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। अर्थात क्या कह रहा है बच्चों कि जो इसका मान होगा बच्चों क्या कहलाएगा कि एक इसका जो मान होगा वो एक जो है तो क्या होगा बच्चों, 1 से अधिक होगा। ओके, तो इसका जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा, कितना, 1 से अधिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है इसको क्या कह रहा है ये। अब मैं यहीं पे फर्स्ट लिख दिया, यहां पे हम सेकंड लिखते हैं। सेकंड में क्या कहता है कि यदि हम इसको उल्टा कर दें, ओके बच्चों, हम क्या करें कि वाट आवर्स एफिशिएंसी में हम भाग दे दें किसका, एम्पियर आवर्स का, तो क्या परिवर्तन आएगा, तो हम लोग जानते हैं, ये भी जस्ट उल्टा कर देते हैं कि 80/90 कर देते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा फिर, ये भाग देने पर क्या होगा, ये भाग देने पर लगभग कितना बचेगा बच्चों, 0.1 हो जाएगा। ये 0.11 के आसपास में आएगा, क्योंकि 80 में भाग हम देंगे 90 का तो क्या होगा, वो 90 भाग ही नहीं जाएगा, हमको पहले ही दशमलव रखना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, 800 करना पड़ेगा, है ना। तो लगभग क्या होता है कि 9 3 27 9 4 36, है ना, लगभग जो है तो ये 7 से 8 बार, मतलब 1 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका मान होगा बच्चों क्या होगा, है ना, इसका मान जो होगा बच्चों क्या होगा, लेस देन 1 होगा, अर्थात जो है तो 1 से कम होगा। ओके, कितना होगा, 1 से कम होगा। तो ये दो फैक्ट थे बच्चों जो कि हमने देखा, यदि हम लोग एम्पियर आवर्स से वाट आवर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1 अर्थात 1 से अधिक आ रही है। वहीं पे हम लोग वाट आवर्स को एम्पियर आवर्स से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, लगभग जो है तो 1:1 से भी कम आ रहा है, अर्थात लेस देन 1 होगा इसकी वैल्यू। ओके, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, इसको हमको डिस्कस करना था तो ये हमने देख लिया है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि बैटरी की चार्जिंग की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, बैटरी को हम लोग कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं और वो कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में।
तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी चार्जिंग की विधियां हम लोग देख लेते हैं। बैटरी चार्जिंग की विधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बैटरी चार्जिंग मेथड। ओके, बैटरी चार्ज करने का जो हमारे पास विधि है ना, या विधियां हैं, उसको हम लोग जो है तो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधि है, कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग की बैटरी कितने प्रकार से चार्ज की जा सकती है। तो नंबर 1 कांस्टेंट करंट मेथड। जो फर्स्ट होती है बच्चों, वो क्या कहता है, जो पहली होती है वो होती है कांस्टेंट करंट मेथड। ओके, अर्थात हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्थिर धारा विधि। क्या बोलेंगे बच्चों, स्थिर धारा विधि। स्थिर धारा विधि, ये हमारी पहली विधि हो गई। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड कौन सी मेथड है, तो सेकंड होती है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। ओके, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो ये दो विधियां हो गई, एक तो स्थिर धारा विधि हो गई और एक बच्चों स्थिर विभव या वोल्टेज विधि हम लोग बोल सकते हैं। ओके, स्थिर विभव विधि, अर्थात एक बार हम लोग स्थिर करंट देके चार्ज करते हैं और दूसरी हमारे पास विधि है जिसमें हम लोग स्थिर विभव दे करके भी चार्ज किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग दोनों विधियों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट मेथड क्या होती है। कांस्टेंट मेथड के है ना बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो नंबर 1 कांस्टेंट करंट मेथड, अर्थात स्थिर धारा विधि। ये क्या होती है बच्चों, इसको पहले मैं बता देता हूं आप लोग को। इस विधि में बैटरी को सामान्य दर से चार्जिंग करंट देते हैं तथा चार्जिंग करंट के मान को स्थिर रखते हैं। जब बैटरी से गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है तो कुछ समय के लिए करंट को आधा कर देते हैं। इस विधि में चार्जिंग समय है ना, इसमें चार्जिंग में समय ज्यादा लगता है, इसलिए इस विधि का उपयोग केवल नई बैटरी को पहली बार चार्ज करने के लिए जो है तो किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों स्थिर धारा विधि। अर्थात जो स्थिर धारा विधि होती है उसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, केवल नई बैटरी को चार्ज करने के लिए। ओके, क्यों, उसका रीजन ये है कि इसको हम लोग जब यूज करते हैं इस विधि को तो बैटरी बहुत धीरे धीरे चार्ज होती है, बहुत ज्यादा समय लेती है। अर्थात हम लोग क्या करते हैं कि इस विधि का हम उपयोग कहां पे कर लेते हैं, एक बार पहली बार नई बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाकी सभी बैटरियों को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्थिर विभव विधि अर्थात स्थिर वोल्टेज विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसकी थ्योरी को मैं लिख देता हूं, कांस्टेंट करंट मेथड को, है ना, स्थिर धारा विधि को हम लोग लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा हमको समझ में आनी चाहिए, इसकी कहानी समझ में आनी चाहिए हमें। हम लोग लिख लेते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, इस विधि में बैटरी को सामान्य दर से, दर मतलब होता है रेट, है ना, सामान्य दर से चार्जिंग करंट देते हैं। ओके, चार्जिंग करंट देते हैं तथा चार्जिंग करंट के मान को स्थिर रखते हैं। ओके, कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर
रखते हैं जब बैटरी से गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है, गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है तो या तब कुछ समय के लिए धारा अर्थात करंट है ना, धारा के मान को आधा, मतलब पहले जितना दे रहे थे ना उसका हाफ कर देते हैं, आधा है ना कर देते हैं। इस विधि में चार्जिंग समय ज़्यादा लगता है, इस विधि में चार्जिंग समय अर्थात चार्ज करने में समय है ना, चार्जिंग समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इस विधि का उपयोग नई बैटरी को है ना, नई बैटरी को पहली बार चार्जिंग करने में उपयोग करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास कांस्टेंट करंट मेथड है वो क्या कह रहा है कि इस विधि में बैटरी को सामान्य दर से मतलब नॉर्मल रेट से चार्ज करते हैं है ना, चार्जिंग करंट देते हैं तथा चार्जिंग है ना हमारे पास, तथा चार्जिंग करंट के मान को मैंने यहां पे डबल लिख दिया है ना, तथा चार्जिंग करंट के मान को स्थिर रखते हैं जब बैटरी से गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है तो कुछ समय के बाद है ना, कुछ समय के बाद धारा के मान को आधा कर देते हैं। इस विधि में चार्जिंग समय ज्यादा लगता है, इसलिए है ना चार्ज ज्यादा समय लगता है। इस विधि का उपयोग नई बैटरी को पहली बार चार्ज करने में उपयोग किया जाता है। ओके, तो क्या कह रहा है कि हमारी जो कांस्टेंट करंट विधि होती है इस विधि में हम लोग जो है तो क्या करते हैं, नॉर्मल रेट से सामान्य दर से चार्जिंग करंट देते हैं तथा चार्जिंग करंट के मान को स्थिर रखते हैं। जब बैटरी से गैस निकलने लगती है तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए करंट के मान को आधा कर देते हैं, अर्थात इस मेथड से बैटरी को चार्ज होने में बहुत समय लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इस विधि का उपयोग केवल नई बैटरी को पहली बार चार्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारी पहली मेथड हो गई। दूसरी विधि देख लेते हैं बच्चों क्या कहता है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो हम सेकंड देख लेते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड अर्थात स्थिर विभव विधि। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे बच्चों, स्थिर विभव मतलब क्या कह रहा है कि वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट करके यहां पे सप्लाई देंगे। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में बैटरी को चार्ज करने के लिए उसकी दुगनी वोल्टेज के सोर्स से जोड़कर स्थिर वोल्टेज देते हैं। बैटरी प्रारंभ में है ना ज्यादा करंट लेती है, जैसे जैसे चार्ज होने लगती है उसकी चार्जिंग करंट धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इस विधि में चार्जिंग समय कम लगता है, इसलिए इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। ओके बच्चों, तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या कहता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो बैटरी की रेटिंग होती है उससे हम डबल करंट देते हैं। ओके, उससे हम लोग क्या करते हैं, डबल करंट देते हैं जिससे वो फास्ट चार्ज होती है और कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं
ओके, कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं जिसके कारण जो है तो बैटरी हमारी चार्ज होने लगती है, और जैसे जैसे बैटरी चढ़ती जाती है, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसमें समय ज्यादा लगने लगता है और एक समय आता है कि बैटरी चार्ज हो जाती है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। ओके, तो हम लोग इसको लिख कर समझ लेते हैं। इस विधि में बैटरी को चार्ज करने के लिए उसकी दुगनी वोल्टेज, मतलब उसका डबल है ना, दुगनी वोल्टेज के स्रोत, मतलब जहां से हमको वोल्टेज मिल रहा है, दुगनी वोल्टेज स्रोत है ना, से जोड़कर स्थिर वोल्टेज दिया जाता है। ओके, स्थिर वोल्टेज दिया जाता है। बैटरी प्रारंभ मतलब होता है शुरू, है ना, प्रारंभ में ज्यादा चार्जिंग करंट लेती है, होता क्या है बच्चों कि इस विधि में बैटरी को, है ना, इस विधि में बैटरी को चार्ज करने के लिए उसकी दुगनी वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं और साथ में उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, फिर बैटरी को जब हम दुगना करंट देंगे, स्थिर वोल्टेज देंगे, तो क्या बोलेगा कि बैटरी प्रारंभ में ज्यादा करंट, चार्जिंग करंट लेती है ना, शुरुआत में जल्दी जल्दी ज्यादा करंट वोल्टेज लेती है ना, और फिर आगे क्या बोल रहा है कि ज्यादा करंट लेती है और चार्ज होने पर, है ना, चार्ज होने पर उसकी चार्जिंग करंट धीरे धीरे उसकी चार्जिंग करंट धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, उसकी जो है चार्जिंग करंट कम होने लगती है। इस विधि में चार्जिंग समय कम लगता है, चार्जिंग समय कम लगता है, इसलिए इस विधि का उपयोग ज्यादा करते हैं। ओके, तो ये जो मेथड होती है वो क्या कह रहा है बच्चों, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड को, कि इस विधि में बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करने के लिए उसकी दुगना मतलब डबल वोल्टेज के सोर्स से जोड़कर स्थिर वोल्टेज दिया जाता है। बैटरी प्रारंभ में शुरुआत में ज्यादा चार्जिंग करंट लेती है, चार्ज होने के बाद, है ना, चार्ज होने पर उसकी चार्जिंग करंट धीरे धीरे कम होने लगती है। इस विधि में चार्जिंग समय कम लगता है, इसलिए इस विधि का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो बच्चों, बैटरी चार्जिंग मेथड जो है, बैटरी चार्ज करने की जो विधि है वो दो प्रकार की होती है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है।
कि बैटरी को कितने प्रकार से चार्ज किया जा सकता है, क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग बोलेंगे बच्चों दो प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? स्थिर धारा विधि और स्थिर विभव विधि। स्थिर धारा विधि क्या होती है, स्थिर धारा वोल्टेज क्या होता है, ये दोनों मेथड को हमने समझा है ना। इस कांस्टेंट करंट मेथड जो होती है उसमें चार्जिंग में बहुत समय लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहली बार नई बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड होता है उसका उपयोग हम लोग जनरली अधिकतर करते हैं, क्योंकि इसमें चार्जिंग समय कम लगता है। क्योंकि चार्जिंग में क्या होता है, हम लोग इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए उसकी दुगना वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो बैटरी जल्दी चार्ज होती है। और जब चार्ज हो जाती है, ये लगभग 80% के आसपास हो जाती है, तो धीरे धीरे वो है चार्जिंग करंट लेना कम हो कर देती है। इस विधि में चार्जिंग समय कम लगता है, इसलिए हम लोग इस विधि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो ये रहा बच्चों बैटरी चार्जिंग मेथड। ओके, तो ये हमारा दो मेथड हो गई, दो विधियां हो गई जिससे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। ओके, हम कल क्लास लेकर के आएंगे, क्लास नंबर 21, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ओके, ये सारी मेथड्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।